गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसा रहा होमवर्क? अच्छा, करें आगे से सॉल्व। तो मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक तो डीपीपी नंबर 2 और डीपीपी नंबर 3, ये दो होमवर्क मैंने आपको दिए थे। डीपीपी नंबर 2 के अंदर बैलेंसिंग वाला पार्ट था मोस्टली, तो होपफुली वो अच्छी तरह से आपने कर लिया होगा, राइट? बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे। हिट एंड ट्रायल से भी आप उसे बैलेंस कर सकते हो और ABCD मान के भी आप उसे बैलेंस कर सकते हो। उसमें हाँ एक करेक्शन था उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर एरर थी CaClO3 होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 गिविंग CaSO4 प्लस NaClO3। मुझे प्रिंट निकाल। तो यहां पर ये मिस प्रिंट थी, वहां पर और कुछ नहीं, तो सिंपल सा है ClO3 माइनस, ठीक, ClO3 माइनस जो है तो इस पर -1 चार्ज होता है, कैल्शियम पर +2। ये वैलेंसीज थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। जैसे सल्फेट होता है, इस पर -2 चार्ज होता है, ClO3 इस पे -1 चार्ज होता है। तो कुछ नहीं, जैसे Na2SO4 है, इसकी वैलेंसी अगर मैं वैलेंसीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसकी +2, इसकी यहाँ पर -1, इसकी +1, इसकी -2, आई थिंक बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो, कुछ खास करना नहीं है। जैसे आप इसको यूँ कह सकते हो, यहाँ पर ClO3 होल ट्वाइस 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, सल्फेट यहाँ पर भी 1 है, सल्फेट यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ पर भी 2। ये बैलेंसिंग हो गई, राइट? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। Cl2 plus CaOH whole twice CaClO3 whole twice plus CaCl2 plus H2। अब यहां पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है। तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? कोफिशिएंट्स मान लो A, B, C, D और E। इक्वेशंस बनाई जा सकती है वापस से, और इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेगी क्लोरीन के लिए। 2A इक्वल्स टू, यहां पर क्लोरीन के लिए देखें तो 2C प्लस 2D, ये एक इक्वेशन यहां पर बन गई। दूसरी इक्वेशन कैल्शियम के लिए, तो B इक्वल्स टू C प्लस D। इसमें से भी आप चाहो तो ये 2 2 2 सबका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से एक चीज निकल के आ गई। इन दोनों से कहा जा सकता है कि A इक्वल्स टू B। अब और किसकी इक्वेशन आप बना सकते हो? तो आप और इक्वेशंस आप चाहो तो हाइड्रोजन के केस में 2B इक्वल्स टू, वहां पर हाइड्रोजन के केस में 2E, और कहीं नहीं है। और एक और इक्वेशन आपको किसकी बनानी होगी? ऑक्सीजन की, 2B इक्वल्स टू 6C प्लस E। फिर से कह सकता हूं 5 वेरिएबल है ABCDE,
4 इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करना सब में यही है, आप इसी तरह से इन सबको सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस है, स्पीड बढ़ानी है, मेन पर्पस जो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हर एक में हमें यही करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगाते हो, तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी टाइम जो है उतना ही कम होता जाएगा। तो ये चीज़ आपको मेनली याद रखनी है। एक बार कर चुके हो, अगर आपको लग रहा है स्पीड आपकी स्लो थी, फिर से आप क्या करिए, एक दिन कल संडे फिर से इनको वापस से सॉल्व करिए, एक नए रजिस्टर के अंदर नए वापस सोचते हो तो फिर से इनको सॉल्व करिए। टाइम लिमिट देखिए कि कितने टाइम में आप कर पा रहे हो, उसको जितना कम कर सकते हो वो टाइम आपको कम करना है। तो वो प्रैक्टिस है, बैलेंसिंग वाला पार्ट। देन आगे बढ़ते हैं, डीपीपी नंबर 3 पर मैं आ गया हूं। डीपीपी नंबर 3, डीपीपी नंबर 3, इसके अंदर मेनली जो क्वेश्चंस थे मोल्ड से मास और मास से वॉल्यूम, इन्हीं पर थे। इनमें से एक कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर मैं ले रहा हूं 4। क्वेश्चन नंबर डीपीपी नंबर 3, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं डीपीपी नंबर 3, क्वेश्चन लिखने से पहले कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हो उसमें डीपीपी नंबर भी लिखोगे, डीपीपी नंबर लिखोगे और फिर क्वेश्चन नंबर लिखोगे। रैंडमली ये नहीं समझ में आता, डीपीपी नंबर के साथ हमेशा क्वेश्चन लिखोगे। और दूसरा, पहले भी मैं बता चुका हूं, इस वीडियो के साथ नीचे लिंक्स दे रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप के, उन टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आपको इन डीपीपीस के सारे आंसर्स भी मिलेंगे ग्रुप के अंदर। अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो वापस से आप वहां पर मांग सकते हो। गुड, डीपीपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 6, 7, प्रियांश माथुर 4, 8, 9, 10, 11। चलिए देखते हैं, इनमें से बताता हूं मैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ मैं आपको क्या फोर्थ बताने वाला हूं, 8th बताने वाला हूं, 9th बताने वाला हूं, लेट्स से 10th और 11th। अभी पहले इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको लिखना है बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 4, एटॉमिक वेट बताना है किसी गैस का। जो इक्वेशन है हमारी PV इक्वल्स टू nRT, यहां पर जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहां पर PV इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मैं आपको बता दूं, हमेशा थ्रू आउट द केमिस्ट्री में मास को W से लिखता हूं और M यानी मॉलिक्यूलर मास है, अगर मॉलिक्यूल है और एटम है तो एटॉमिक मास है, इंटू R इंटू T। ये वही इक्वेशन है। मोल्स को आप मास की टर्म में भी लिख सकते हो, नंबर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। अब यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास गिवन। क्यों मैं मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो गिवन है वो ट्राई एटॉमिक गैस है X3, ये मॉलिक्यूल है और हमें उसका मास दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 168 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻3। या एक ऑप्शन और है यहां पर, रादर देन हम इस तरह से करें, खैर इसको मैं W डिवाइडेड बाय मास हमें दे रखा है 0.36 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है 0.0821 इंटू 273। हमने पहले भी देखा हुआ है, ये जो प्रोडक्ट है ये आता है 22.4, कर चुके हैं हम, तो इसको याद भी रखो और यहां से इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो।
0.36 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 168 इंटू 10⁻⁻3। लेकिन ये क्या आया, मॉलिक्यूलर मास आया x3 का, जैसे O2 का होता है तो 33, तो ये मॉलिक्यूलर मास आया है। और एटॉमिक मास के लिए, सिंस ये ट्राई एटॉमिक है, तो एटॉमिक मास के लिए इसे 3 से डिवाइड करना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ क्वेश्चंस के मैं डाउट बताऊंगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 260 ग्राम, 260 मॉलिक्यूलर वेट, और डेंसिटी दे रखी है, तो हमें बताना एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू, एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो है 260 AMU। ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 260 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक मास ऑफ एक मॉलिक्यूल हो गया। डेंसिटी दे रखी है आपको एक मॉलिक्यूल की, तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी करने से आपको क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम। तो आपको मास पता चल गया, वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला वॉल्यूम इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप ग्रुप पे देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ उस पर इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए एक हिंट फिर भी मैं दे देता हूं यहां पर आपको। 1 मोल मीन्स 18 ग्राम वाटर, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 18 ml। ये कहां से आया 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम, पानी की डेंसिटी सबको पता है 1 ग्राम पर ml, तो 18 ग्राम वाटर यानी 18 ml वाटर, 18 ml वाटर। और यहां पर फर्दर क्या देखा है, 18 ml वाटर, 18 ml वाटर में कितनी ड्रॉप्स होगी वो अगर हम देखें, एक तो इंफॉर्मेशन ये 18 ml वाटर ड्रॉप्स या ड्रॉप्स इन 18 ml वाटर, वो कितनी हो जाएगी 18 इंटू 20, 18 इंटू 20, तो एक ड्रॉप, मोल्स इन 1 ड्रॉप, मोल्स इन 1 ड्रॉप वो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 20। अब आप इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। मोल्स इन 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप के अंदर 1 ड्रॉप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यहां पर लिखा हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको आप कैसे रीड करोगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी 1 मोल H2, 1 मोल H2, 1 मोल H2 है तो कह सकते हो 2 मोल हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन के अंदर हमें पता है एक प्रोटॉन होता है, तो 2 मोल हाइड्रोजन यानी 2 मोल प्रोटॉन, और 2 मोल प्रोटॉन यानी ट्वाइस Na प्रोटॉन। तो इसका आंसर जो है वो ट्वाइस Na यानी क्या हो जाएगा P। ठीक है, डी पार्ट भी चलिए बता देता हूं। 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम की हम बात कर रहे हैं तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम
ऑक्सीजन एटम में लिख रहा हूं, इसीलिए इसके मोल्स निकालने के लिए मुझे इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो कितने हो जाएंगे 2 मोल। तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम की कितने मोल हो गए 2 मोल। और हर एक ऑक्सीजन एटम को अगर O2 माइनस में कन्वर्ट करना है तो एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल को 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल को 4 मोल इलेक्ट्रॉन, यूनिटरी लगानी है। एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल को 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल को 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 4 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 4Na। 4Na आंसर जो है वो इसका हो जाएगा R। क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो और ये जो अभी मैंने बताया इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, काउंटिंग करो प्रॉपर, बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। तो ये हुआ डीपीपी नंबर 3। कुछ डाउट्स अगर अभी भी है तो मैं उनको यही कहूंगा कि थोड़ा सोचो, सिचुएशन को आप मैंने क्लियर कर दिया है, यूनिटरी लगानी है, थोड़ी देर सोचोगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था डीपीपी नंबर 2 और डीपीपी नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। शीट में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अब सिद्धार्थ पॉल, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, सर हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। इस पर अगर मैं आपको बताऊं तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड कैसे की या क्यों होती है, होता क्या है। कोई भी टास्क आप पहले सेलेक्ट करते हो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे कार चलाना जब हम सीखते हैं ना, अब आप अभी छोटे हो सकता है आप में से कुछ को कार चलाना आता हो, लेकिन जब आप कार चलाना सीखते हो तो जो आपका ट्रेनर होता है, पहले दिन जब आप कार में बैठते हो तो जो कंट्रोल आपके पास होते हैं वही सारे कंट्रोल आपके पास वाली सीट में भी होते हैं, और वो ट्रेनर भी उनके पास ब्रेक, एक्सीलेटर, ये सारे फीचर्स उनके भी होते हैं। आपको पहले दिन केवल कहा जाता है कि आप स्टीयरिंग घुमाओ, और कोई एक्टिविटी आपको नहीं कही जाती, केवल आपको स्टीयरिंग घुमाना होता है। तो बड़े आसानी से आप स्टीयरिंग घुमाने लगते हो, बड़ा अच्छा सा लगता है। 2-3 दिन आप स्टीयरिंग घुमाते हो, प्रैक्टिस करते हो, और बड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ मैं कार चला रहा हूँ। ठीक है, 2-3 दिन के बाद फिर आपको कहा जाता है कि नहीं, अब आपको और क्या एक्टिविटी करनी है। तो अब आपको कहा जाता है कि आपको एक्सीलरेटर भी दबाना है, थोड़ी उसकी भी स्पीड को कम ज़्यादा करना है, उस पर भी आप पैरों को चलाना है। ठीक है, एक दिन आप एक्सीलरेटर को कम ज़्यादा करते हो और मज़ा आता था कि हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, कार की 100-200 कुछ भी ले जा सकते हैं। ठीक है, वो ट्रेनिंग में आपको अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन मन में यही आता है। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि अब आप क्लच दबा के गियर चेंज करो, एक्सीलरेटर नहीं दबाना है। एक एक एक्टिविटी 1 बाय 1 करके कि क्लच दबाना है और गियर भी चेंज करना है। थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है जब आप ये क्लच, क्योंकि स्टीयरिंग भी आपके हाथ में होता है, तो स्टीयरिंग छोड़ के हाथ को गियर पर रखना होता है, तो यहाँ पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बट फिर भी जो ट्रेनर होता है वो आपकी हेल्प करता है, आपको एक्सीलरेटर नहीं दबाना होता है, वो थोड़ा सा कंट्रोल करता हो। तो आपको कहा जाता है जब आप गियर चेंज कर रहे होते हो तो अब प्रॉब्लम पता क्या होती है कि आपको सामने भी देखना होता है, गियर की तरफ नहीं देखना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गियर चेंज करना तो हमें लगता है गियर की तरफ तो देखना पड़ेगा कि 1 किधर है, 2 किधर है, 4 किधर है, तो वहाँ देखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम करते हैं। इस तरह से क्या होता है, 6-7-10 दिन निकल जाते हैं, हर एक एक्टिविटी आप कर लेते हो, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम अब आना स्टार्ट होती है। अब आपका ट्रेनर आपको कहता है कि अब आपको सारी एक्टिविटी एक साथ करनी है, और जैसे ही आपको ये कहा जाता है अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपको क्लच दबाने के लिए कहा जाता है तो आपका एक्सीलरेटर दब जाता है, ब्रेक दबाना होता है एक्सीलरेटर दब जाता है, यानी कुछ नहीं समझ में आता है। गियर चेंज करना होता है तो हाथ को इस तरह से कुछ करना पड़ता है, गियर के बजाय आप स्टीयरिंग को घुमा देते हो। यानी सारी एक्टिविटी जब जैसे ही आपको कहा जाता है कि आप करो, आपको समझ में नहीं आता। जबकि इंडिविजुअल एक्टिविटी आपको पता होती है कि नहीं मुझे गियर चेंज करना भी आता है, स्टीयरिंग घुमाना भी आता है, सब, लेकिन एक साथ जब आपको सारी चीजें कह दी जाती है तो वहां प्रॉब्लम आने लगती है।
क्यों? क्योंकि हम एक पर कॉन्सेंट्रेट करते तो दूसरी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, फिर वो माइंड से निकल जाती, फिर कुछ और, तो इवन हमारे हाथ पैर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते। मैं आपको बता दूं, कोई भी कार सीखने वाला जो होता है ना, इवन मेरी अपनी बात करूं तो मुझे 6-7 दिन तक बड़ा अच्छा सा लगा था, लेकिन 10, 11, 12वें दिन ऐसा लगता है यार ये कार चलाना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आप देखते हो कि सड़कों पर इतनी सारी कारें चल रही है, कोई भी कार चला पा रहा, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, जब इतने सारे लोग कार चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकता। आप प्रैक्टिस करते हो, उनको देख के और प्रैक्टिस करते हो, और धीरे धीरे एक दिन आता है जब आप आराम से ये सारी एक्टिविटी करने लगते हो, आपको पता ही नहीं चलता। यानी अब कोई मिस्टेक नहीं हो रही, अब आप इजीली सब कुछ कर पा रहे हो, वही सारी एक्टिविटी कर पा रहे हो। मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप छोटे छोटे काम एक एक करके करोगे वो सब होते हैं, लेकिन वही काम, उन्हीं सारे एक्टिविटीज को एक साथ जब आपको करने के लिए कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिली मिस्टेक्स। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये सिली मिस्टेक्स कम होगी। आपको बस ये देखना है, उन मिस्टेक्स को याद रखना है कि एक बार मैंने ये मिस्टेक कर दी, अब रिपीट नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शीट्स को वापस से करना होगा। जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, शीट एक बार हो गई तो हमारा तो काम हो गया। नहीं हुआ, एक बार शीट करने से कुछ भी काम नहीं चलेगा। ये जो शीट अभी आप कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को आपको 5-7 दिन के बाद वापस से दूसरी बार करना होगा, फिर 20-25 दिन के बाद फिर से आपको इनको करना होगा। इस तरह से रेगुलर इंटरवल पर आपको इनको वापस से सॉल्व करना होगा। जितनी ज़्यादा बार आप इनको सॉल्व करोगे, ये जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो ये ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो ये तरीका होता है, राइट? किसी ने बहुत सही कहा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सही बोल रहे हो, और कोई तरीका नहीं। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पहली बार काम करता है किसी काम को और वो उसे परफेक्टली करता है। वो सब सीखते हैं, हर एक काम को सब सीखते हैं और धीरे धीरे उसमें परफेक्शन लाते हैं। बस यही है कि कोई बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाता है, किसी को परफेक्ट होने में टाइम लगता है। वो पीरियड हमें कम करना, वो टाइम जो है वो हमें कम करना है। और वो कम कैसे करना है, उसका तरीका ये होता है कि हमारे दिमाग में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चलनी चाहिए। उसका तरीका ये होता है कि हम अगर कोई गलती हो गई तो वो दिमाग में घूमनी चाहिए, उससे टेंशन नहीं होनी चाहिए। बस ये होना चाहिए कि हाँ, ये गलती मैंने की है, इससे मुझे रिपीट नहीं करना है। आपको 10 दिन तक याद रहनी चाहिए कि यार वो उस दिन मिस्टेक कर दी थी, अब वो मिस्टेक कभी नहीं करूंगा। ये मिस्टेक मैंने की थी, वो कभी नहीं करूंगा। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इस दिन मैंने यहाँ पर 2 × 2 को 5 कर दिया था, 2 × 3 को कुछ और लिख दिया था। वो आपको याद रहना चाहिए। बस उन मिस्टेक्स को याद करो, उनको रिपीट मत होने दो, वो दिमाग में घूमनी चाहिए। ऑटोमेटिकली ये सिली मिस्टेक्स जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो टाइम की कमी है, बाकी तो अगर आप क्लासरूम में होते तो ये लेक्चर बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम कम है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर जहाँ तक बात करें शीट के अंदर, तो शीट के अंदर भी बेसिक क्वेश्चन है। इनमें से मैं कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर हो सकता एक जगह AL4C3 लिखा हुआ है, एक जगह AL4C4 लिखा हुआ है। बेसिकली ये AL4C3 है। 12 H2O कन्वर्टिंग इनटू 3 CH4 प्लस 4 एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस। क्या पूछा जा रहा है? मास ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.35 लीटर ऑफ मीथेन। तो यहां पर जो तरीका मैंने बताया था, सबसे पहला काम बैलेंस रिएक्शन लिखो। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये रिएक्शन बैलेंस करके दे रखी है। सेकंड पॉइंट, बैलेंसिंग करने के बाद आपको क्या करना है, मोल्स निकालने होंगे। किसके? CH4 के मोल्स 11.35 लीटर। HTP पर दे रखा है तो 22.7, तो कितने मोल्स हो गए? 0.5 मोल। किसके? CH4 के कितने मोल्स चाहिए? 0.5 मोल्स। अब आपको यूनिटरी लगानी है, जैसा मैंने पहले भी बताया। 3 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 1/3, तो 0.5 के लिए 1/3 × 5। ये इसके मोल्स आ गए। मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास से। वो कर सकते हो 2108 प्लस इसका कितना होता था? 3 का 36 ग्राम।
ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्शन लिखो C5H12O की ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे? तो जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इसे हम बोलते हैं कंबशन। कंबशन में प्रोडक्ट जो कार्बन है वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। H और हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? H2O प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू 5CO2 प्लस 6H2O, 5CO2 6H2O। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 10 प्लस 6 16, जिसमें से एक यहां पर है तो यहां पर कितनी चाहिए? 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 2। इसके 1 मोल के साथ इसके कितने मोल्स चाहिए होंगे? 15/2 मोल्स, राइट। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सिद्धार्थ पाल, आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया। राइट नाउ ये सारी डीपीपीस मैंने आपसे कहा था टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें लिंक पे अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ, कोटा जब आओगे तो आपको हार्ड में भी ये मिल जाएगी, हार्ड कॉपी की फॉर्म में। तब तक आप सॉफ्ट कॉपी यूज करो या प्रिंट आउट निकाल सकते हो घर पर। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, थ्योरी पार्ट को आगे करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने टाइप 1 प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब मैं यहां पर ले रहा हूं टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 2 प्रॉब्लम टाइप 2 प्रॉब्लम्स लिखे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन वन रिएक्टेंट। एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो क्या होगा? इसके अंदर भी हम दो पार्ट ले रहे हैं। केस 1, amount of only one reactant is given. Amount of only one reactant is given. जैसे N2 plus 3H2 giving ammonia, और हमें गिवन है लेट से इसके 2 मोल्स हैं और पूछा जाता है कि बताओ अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी। अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी ये आपसे कहा जाता है या पूछा जाता है। तो बड़ा सिंपल है, आप कह सकते हो यूनिटी लगा के 1 मोल से 2 मोल्स, तो 2 मोल से इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? 4 मोल। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये जो आंसर हमने दिया है, ये आंसर देते वक्त हमने कुछ अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है? अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो मेरे पास नाइट्रोजन के 2 मोल और हाइड्रोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या अमोनिया बन जाएगी? नहीं, अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए। तो ये जो आंसर आपने दिया है 2 मोल से 4 मोल, ये तब होगा जब हमारे पास कंटेनर में हाइड्रोजन भी होगी। तो यहां पर हमने मान लिया कि कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन है और वो सफिशिएंट अमाउंट में है, जितनी हमें चाहिए उतनी हाइड्रोजन अवेलेबल है या उससे भी ज्यादा अवेलेबल है। तो इसके 2 मोल से इसके कितने मोल बन जाएंगे? 4 मोल। तब आप ये कह सकते हैं, यानी यहां पर हमने माना है कि जो दूसरा रिएक्टेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। ये हम यहां पर मान रहे हैं, यानी अमाउंट ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन, देन assume other to be present in sufficient amount। हम मान लेते हैं
कि जो दूसरा रिएक्टेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। इनफैक्ट सफिशिएंट अमाउंट कितनी है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। 1 मोल के लिए कितनी चाहिए 3 मोल्स, तो 2 मोल्स के लिए कितनी चाहिए 6 मोल। तो राइट नाउ कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन मिनिमम 6 मोल्स तो होनी ही चाहिए, तब इसके 4 मोल बनेंगे। तो ये कंडीशन है, बट हमारा क्वेश्चन बड़ा क्लियर था। क्वेश्चन था कि 2 मोल नाइट्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी, तो ये आपको मानना ही पड़ेगा कि हाँ हाइड्रोजन सफिशिएंट है, तो सीधा सीधा आंसर 2 मोल से कितने मोल 4 मोल। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो अगर किसी एक ही रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है तो दूसरे की हम सफिशिएंट अमाउंट में अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर सेकंड पार्ट पर आते हैं, केस 2। इफ अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर गिवन, if amount of both reactants are given, let's say N2 plus 3H2 converting into ammonia, और यहां पर गिवन है इसके 2 मोल है और इसके हमें दे रखे हैं 4 मोल। यानी एक कंटेनर के अंदर हमने नाइट्रोजन के 2 मोल और हाइड्रोजन के 4 मोल्स को मिक्स कर दिया, और अब हमें पूछा जाता है कि बताओ अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी। अब कैसे करें इसको? अक्षय सर ये लिंक जो है, अक्षय सर लिंक जो है आप यहीं ग्रुप में ही डाल दो, टेलीग्राम वाला। जो ये बच्चे पूछ रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि टेलीग्राम का लिंक क्या है। राइट, अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहां पर जो अभी तक हमारा तरीका था, जैसे मैं आपको बताता था यूनिटरी से, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? अगर इसके 1 मोल से इसके 2 मोल्स है तो 2 मोल से कितने हो जाएंगे 4 मोल्स। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम हाइड्रोजन को ना सोचें तो नाइट्रोजन के 2 मोल से हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे 4 मोल। लेकिन यही यूनिटरी अगर हम हाइड्रोजन से लगाएं तो 3 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 2/3, तो 4 मोल से 2/3 इंटू 4 यानी 8/3। आंसर सेम नहीं आ रहा है। एक से आंसर आ रहा है 4, नाइट्रोजन से आंसर आ रहा है 4, हाइड्रोजन से आंसर आ रहा है 8/3। आंसर वेरी कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है वो समझते हैं। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, शायद वो उसके बाद मुझे ये समझाना आसान लगे, आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। एक डाइनिंग टेबल जो होती है, एक डाइनिंग टेबल जो होती है वो कैसे बनती है? एक टेबल और जनरली हम कहते हैं 6 चेयर्स होती है। तो मैं इसको एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूं। एक टेबल और 6 चेयर मिलके क्या बनाती है? एक डाइनिंग टेबल। इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। 1 टेबल प्लस 6 चेयर गिव्स 1 डाइनिंग टेबल। अब जैसे जनरली वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज करते हैं। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 10 टेबल्स हैं, 10 टेबल्स है तो कितनी डाइनिंग टेबल्स बनेगी 10। 20 है तो कितनी बन सकती है 20। हाँ, लेकिन इन सब में भी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? जैसे मैंने पूछा 10 टेबल है तो कितनी डाइनिंग टेबल बनेगी, आपने कहा 10, लेकिन आपने ये मान लिया कि हाँ हमारे पास चेयर्स भी है। बिना चेयर्स के तो डाइनिंग टेबल नहीं बन सकती। तो यहां पर आपने ये माना कि हाँ 10 टेबल्स हैं, सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास चेयर्स हैं। तो सफिशिएंट अमाउंट में अगर चेयर्स हैं तो 10 टेबल से 10 डाइनिंग टेबल हम बना सकते हैं। दूसरा केस, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। लेट्स से मेरे पास 24 चेयर्स हैं, 24 चेयर्स हैं। अब बताओ डाइनिंग टेबल कितनी बनेगी? फिर आप यहां से यूनिटरी लगा सकते हो कि 6 से 1
तो 1 से 1/6, तो 24 से 1/6 इंटू 24 कितना हो गया 4 डाइनिंग टेबल्स। लेकिन यहां पर भी फिर हमने क्या अज्यूम कर लिया कि चेयर्स है तो साथ में टेबल्स भी है, कितनी चाहिए वो भी आप सोच सकते हो, यानी वो है हमारे पास। तो अगर दोनों में से किसी एक की अमाउंट दे रखी है तो हम ये मान लेंगे कि दूसरा हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है, दूसरा हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं कह दूं मेरे पास 10 टेबल्स है और 24 चेयर्स हैं, अब बताओ डाइनिंग टेबल कितनी बनेगी? अब बताइए डाइनिंग टेबल कितनी बनेगी? हाँ, अब यहां पर कह सकते हो, क्या बोल दूं 10 डाइनिंग टेबल बनेगी? नहीं, क्योंकि 10 डाइनिंग टेबल बनाने के लिए आपके पास 60 चेयर्स होनी चाहिए। 60 चेयर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो केवल कितनी है 24, क्योंकि 10 टेबल, हर एक टेबल के साथ 6 चेयर चाहिए, तो 10 टेबल के साथ 60 चाहिए, जबकि हमारे पास 60 नहीं है, हमारे पास केवल कितनी है 24। तो हम यहां पर 10 डाइनिंग टेबल्स नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेयर्स हमारे पास उतनी नहीं है, चेयर्स की क्वांटिटी कम है, चेयर्स हमारे पास कम अमाउंट में है जितनी चाहिए। टेबल्स 10 टेबल के लिए उतनी चेयर्स हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे कहते हैं कि चेयर्स जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है, एक तरह से ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए, तो आप इसे बोल सकते हो ये जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये चेयर जो है वो लिमिटिंग है, यानी यहां पर उसे यूं कह सकते हो कि जो चेयर्स है वो कम है, चेयर्स पूरी कंज्यूम हो जाएगी और टेबल्स जो है वो पूरी कंज्यूम नहीं होगी। या यूं कह सकते हो कि जो टेबल्स है वो एक्सेस अमाउंट में है, वो बच जाएगी, चेयर्स जो है पूरी कंज्यूम हो जाएगी। यानी जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो हम पूरा कंज्यूम हो जाता है, वो बचता नहीं है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम उसे कहते हैं जो कि विच कंज्यूम्स कंप्लीटली इन ए केमिकल रिएक्शन, विच कंज्यूम्स कंप्लीटली इन ए केमिकल रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, which consumes completely in a chemical reaction। अब यहां पर ये नंबर्स थे तो बड़ा आसानी से समझ में आ रहा था, 10, 24, आप चाहो तो मोल्स भी बोल सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई यहाँ पर रखनी तो है नहीं हमें टेबल। आप बोल सकते हो ये 10 मोल टेबल्स है, तो और अगर ये 24 मोल्स है, 10 मोल 24 मोल, देखो लैंग्वेज अपने आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, प्रैक्टिस करोगे तो नॉर्मल लगेगा। तो 10 मोल्स के साथ चेयर्स कितनी चाहिए 60 मोल्स, हमारे पास इतनी मोल्स चेयर्स नहीं है, तो यहाँ पर उससे कम है, तो ये हमारा क्या हो गया लिमिटिंग। अब यहाँ पर ये तो एक तरीका हुआ, यहाँ पर क्योंकि टेबल चेयर का एग्जाम्पल था तो इजीली हम सोच पा रहे हैं कि कैसे कौन लिमिटिंग है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। सिंस यानी लिमिटिंग फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब केमिकल रिएक्शन के लिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, इनिशियली आप उसी मेथड को यूज करो, धीरे धीरे आप अपने आप स्पीड पकड़ सकते हो। तो कैसे चेक किया जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 4 मोल्स हैं, तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट क्या होती है? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। moles of reactant taken divided by stoichiometric coefficient।
मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये अब जैसे आपको नाइट्रोजन के लिए स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो नाइट्रोजन के हमने कितने मोल लिए? 2 मोल। नाइट्रोजन के 2 मोल डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो नाइट्रोजन की स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट क्या हो जाएगी? इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टोइक्योमेट्रिक, और यहाँ से ए, स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के 2 मोल, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो नाइट्रो 2 हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर इस स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट को मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1। स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 4 मोल्स है डिवाइडेड बाय 3, ये रेशियो कितना आ गया? 4/3, 4/3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये तो हो गई इनकी स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट, यानी स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट कैसे निकालनी है? तो जो भी मोल्स आपने लिए हैं 5, 10, 15 मोल्स, उनको उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो उसे हम कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट। और अब ये जो हमें, ये तो स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट हमने फाइंड आउट किया। याद रखना तरीका क्या है, ये तो मैंने आपको सिस्टमेटिकली बताया, बट हमेशा आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट हमेशा केमिकल रिएक्शन लिखनी है, पहले उसे बैलेंस करना है, उसके नीचे जो भी मोल्स हमने लिए हैं वो आपको लिखने हैं, और उसके बाद स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका इसके ऊपर, नीचे नहीं, यहाँ नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ ऊपर लिखोगे 2 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 3, ये इनकी क्या हो गई? स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट। तो यहां पर स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट हमें पता चल गई। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? जिसकी स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट सबसे कम होगी। जिसकी स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट सबसे कम होगी वो लिमिटिंग होगा। तो यहां पर सब्सटेंस या रिएक्टेंट विथ lowest stoichiometric amount will be limiting reactant, LR। अब शॉर्ट में मैं लिख देता हूं लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी राइट डाउन यहां पर देखें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट कितनी है? 4/3, तो हाइड्रोजन जो होगा वो यहां पर लिमिटिंग होगा। वही लॉजिक आप यहां पर भी लगा सकते हो, जो टेबल चेयर वाला एग्जांपल मैंने लिया था यहां पर भी आप लगा सकते हो। 10, 24, 10 डिवाइडेड बाय 1, 24 डिवाइडेड बाय 6, ये 10 है, ये 24 है बाई 6 यानी 4। तो लिमिट स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट किसकी कम हुई? चेयर की। तो चेयर यहां पर क्या हो गई? लिमिटिंग। चेयर यहां पर हो गई लिमिटिंग, और यहां पर लिमिटिंग कौन है? हाइड्रोजन। तो ये तरीका हम फॉलो करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने का। वैसे मैं आपको बताऊं, आप चाहो तो इस तरह से भी सोच सकते हो, बट हाँ सिस्टमेटिक ये चाहता है। बाकी जनरल सोच सकते हो 1 मोल के लिए कितने मोल चाहिए? 3 मोल। 2 मोल के लिए कितने चाहिए? 6 मोल। क्या आपके पास 6 मोल नाइट्रोजन है? नहीं। नाइट्रोजन अगर उससे कम है 6 मोल से तो नाइट्रोजन लिमिटिंग हो गई, और नाइट्रोजन 6 मोल से ज्यादा होती तो हाइड्रोजन अगर 6 मोल से ज्यादा होती तो नाइट्रोजन यहां पर क्या हो जाती? लिमिटिंग। वापस बोल रहा हूं, 1 मोल के लिए कितने चाहिए? 3 मोल। तो 2 मोल नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए? 6 मोल्स। हाइड्रोजन अगर 6 मोल से कम है तो हाइड्रोजन लिमिटिंग है, और हाइड्रोजन अगर 6 मोल से ज़्यादा होती तो नाइट्रोजन लिमिटिंग हो जाती। ये एक दूसरा तरीका। हाँ, लेकिन इसमें ऑन पेपर कुछ भी नहीं लिखा, सब हवा में हुआ है। यूनिटरी लगाई मैंने हवा में। ये तरीका क्यों ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि यहाँ पर पेपर पर कुछ आपको दिख रहा है, बट प्रैक्टिस करते करते और फास्ट इस प्रोसेस को आपको करना चाहिए। देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन लिमिटिंग है। नाउ हाँ, हो सकता है आप में से यहाँ पर किसी और को कुछ और तरीके भी पता हो, तो वो आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये तरीका तो आपको पता होना ही चाहिए। तो मैं ये कहूँगा पहले आप इन्हीं मेथड्स की पहले प्रैक्टिस करोगे, इस मेथड से ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। जब इस पर आपका कमांड आ जाए, कंट्रोल आ जाए, तो आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। फिर आप और कोई तरीका भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अब उसके बाद क्या करें? लिमिटिंग भी पता चल गया, अब उसके आगे क्या करना है? तो जब आपको लिमिटिंग पता चल गया तो अब मैं आपको बता दूँ, जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट से फाइंड आउट करोगे। जो एक्सेस में होता है उससे नहीं करोगे, लिमिटिंग LR से करेंगे। तो टू यहां पर लिख सकते हो एक लाइन, टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म
टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यूज अमाउंट ऑफ LR limiting reactant, यूज अमाउंट ऑफ LR limiting reactant। तो अब अगर मुझे अमोनिया की अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो मुझे किसकी अमाउंट से करनी होगी? हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से नहीं करनी होगी। तो कैसे लगाएंगे यूनिटरी? ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो इसके नीचे जो LR है उसके नीचे क्या लिख दो? 0। यूनिटरी 3 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 2/3, तो 4 मोल से 2/3 इंटू 4। आंसर 8/3। लेकिन क्या फाइनली अब कंटेनर में अमोनिया ही रहेगी केवल? नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनली कंटेनर के अंदर अमोनिया तो होगी, उसके साथ में जो एक्सेस रिएक्टेंट था, ये लिमिटिंग है तो ये एक्सेस रिएक्टेंट है। कंटेनर के अंदर जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसके भी कुछ मोल्स होंगे। हाँ, जो लिमिटिंग है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग तो 0 है ही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेस रिएक्टेंट क्या उसके सारे मोल्स रिएक्ट कर गए? क्या इसके 2 मोल पूरे रिएक्ट कर गए? नहीं, इसके 2 मोल पूरे रिएक्ट नहीं किए हैं, तो इसमें से कुछ मोल्स बचे होंगे। तो कितने बचे हैं वो अब हमें कैलकुलेट करना है। अब कितने बचे हैं अगर वो कैलकुलेट करने हैं तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि कितने रिएक्ट कर गए हैं। कितने रिएक्ट कर गए वो कैसे पता चलेगा? तो एक बार आप यहां पर इसको भूल जाइए कि आपको ये 2 मोल दे रखे। आप केवल ये देखिए कि इसके 4 मोल के साथ इसकी कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, कितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे वो आपको देखना है। हाँ, हमें ये पता है कि इसके सारे मोल्स रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली जो मोल्स इसके बचेंगे वो क्या होंगे? 2 माइनस मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड, 2 माइनस मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड। अब मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड कैसे निकालेंगे? तो वही तरीका है यूनिटरी का कि इसके 4 मोल के साथ इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे वो आपको देखना है। तो फिर से यूनिटरी लगा रहा हूं। 3 के साथ कितने? 1, तो 1 के साथ कितने? 1/3, तो 4 के साथ 1/3 इंटू 4। 4 मोल्स के साथ कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? इसका कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, इतने रिएक्ट करेंगे। थे कितने हमारे पास? 2, इतने थे, उसमें से इतने रिएक्ट कर गए, तो बचे हुए कितने रह गए? 2/3। दोनों का हमने क्या ले लिया? डिफरेंस। यहां पर सोच सकते हो, अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि वहां कैसे, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी। मैं आपको बताऊं कहीं डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर क्या होता है? मोल वर्ड आता है, यहां पर मोल वर्ड नहीं है। मैं यहां पर भी मोल वर्ड यूज कर सकता हूं। 10 मोल टेबल्स है, 24 मोल्स चेयर्स है, 10 मोल टेबल, 24 मोल चेयर, तो यहां पर भी उसी तरह का प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप वर्ड्स यूज करोगे कंफर्टेबल होंगे। जैसे यहां पर अगर हमें पूछना हो कि कितनी चेयर्स बचेगी, तो कितनी टेबल्स बचेगी, तो 10 टेबल्स थी। टेबल्स कितनी कंज्यूम होगी अगर वो हमें निकालना है, तो फिर से 1/6 इंटू 24, तो ये 4 कितनी बचेगी? 6। क्या ये बचेगा? नहीं। और इसकी अमाउंट, डाइनिंग टेबल की अमाउंट 6 से 1, तो 1/6 इंटू 24। ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये तरीका है। 2 क्वेश्चन यहां पर बनेंगे लिमिटिंग के केस में। ये तो पता है फाइनली लिमिटिंग 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना बचेगा वो निकालना है, और जो रिएक्टेंट बच गया है एक्सेस रिएक्टेंट, उसकी बची हुई अमाउंट कितनी है। ये जो प्रोसीजर यहां पर लिखा होना है एग्जैक्टली आपको यही फॉलो करना है। अगर अभी आपको मैं और क्वेश्चन दूंगा, आपको स्टेप्स याद रखनी। पहली स्टेप बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, स्टेप 1, ये स्टेप्स मैं लिख रहा हूं, स्टेप 1। स्टेप 2 जो भी इनके अमाउंट दे रखी मोल्स की टर्म में वो आपको यहाँ लिखनी है, मास की टर्म में नहीं। ये हो गई स्टेप
स्टेप 1, ये स्टेप 2, 2 मोल, 4 मोल, 20, 30 जो भी मोल्स दे रखे हैं। स्टेप 2 ये फिर यहाँ पर आपकी क्या हो गई, स्टेप 3 यहाँ ऊपर जा रही है, ध्यान रखना 1 2 3 स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट वो आपको यहाँ लिखनी है, ये हो गई हमारी स्टेप 3। उसके बाद जो लोवेस्ट होगा वो आपका क्या होगा, LR। तो डिसाइड करना है कौन सा लिमिटिंग है, राइट नाउ ये लिमिटिंग है, तो इस तरह से यहाँ पर एरो बना के लिख सकते हो। ये हमारी क्या हो गई, स्टेप 4, ये हो गई स्टेप 4। उसके बाद प्रोडक्ट की अमाउंट आपको किसके थ्रू निकालनी है, LR के थ्रू। तो प्रोडक्ट की अमाउंट आप LR के थ्रू निकाल सकते हो, वो हो गई स्टेप 5। उसके बाद रिएक्टेंट कौन सा बचा हुआ है उसकी अमाउंट कितनी होगी, तो ये हमारी हो गई स्टेप, ये मैं लिख सकता हूं स्टेप 5, और ये हमारी हो गई स्टेप 6। ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर, चलिए अभी तो (2H2 + O2) सिंपल से ही लेता हूं, ट्वाइस H2, इसके भी 10 मोल है और इसके भी 10 मोल है। आपको क्या बताना है, मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, remaining moles of reactant, रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट किसके कितने मोल्स बचेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 मोल्स ऑफ H2 और 10 मोल्स ऑफ O2। अनिकेत जायसवाल, डेफिनेशन यही बोलिए, विच कंज्यूम्स कंप्लीटली। अक्षय सर, जो भी इरिलेवेंट कमेंट हो वो आप हटा सकते हो, ये मोटिवेशनल जोक और ये इरिलेवेंट है। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट है, H2 और O2, यानी इसके भी बचे हुए मोल्स और इसके भी बचे हुए। ऑब्वियसली किसी एक के तो 0 आ जाएंगे, वो किसके 0 होंगे वो आपको बताना है। प्रोसीजर सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। स्टेप 1 रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट। स्टेप 2 मोल्स लिखे हुए हैं, राइट। अब हमें किस पे जाना है, स्टेप 3 स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ 10, यहाँ 5,
ये हो गई हमारी स्टेप 3। तो लोवेस्ट क्या है H2, तो ये H2 हमारा क्या हो गया LR, तो ये हमारी क्या हो गई स्टेप 4। स्टेप 5, अब LR से प्रोडक्ट के मोल्स डिसाइड करने होंगे, तो इसके 2 मोल से 2, तो 10 से 10, तो ये LR है तो ये तो क्या हो जाएगा 0, और इसके कितने मोल्स बच जाएंगे बनेंगे 10 मोल्स। ठीक है, ये हमारी हो गई स्टेप 5। और लास्ट स्टेप 6, ऑक्सीजन के बचे हुए मोल्स, तो 10 मोल्स ऑक्सीजन है माइनस इसमें से रिएक्ट कितने करेंगे, 10 में से रिएक्ट कितने करेंगे, तो 2 के साथ 1, तो 1 के साथ 1/2, तो 10 के साथ 1/2 इंटू 10 के साथ 5 रिएक्ट करेंगे, वैसे भी बोल सकते हो। तो 10 में से 5 रिएक्ट कर गए तो इसके कितने बचे 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसके 5, इसके 0 और इसके 10। एक और क्वेश्चन। क्या बताना है, मोल्स ऑफ सी, रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। करेक्ट। चलिए सॉल्यूशन में बता देता हूँ। स्टेप 1 बैलेंस्ड है, गिवन है ऑलरेडी, मोल्स गिवन है। स्टेप 2, स्टेप 3 3/2, 4/3, देन लिमिटिंग कौन होगा, ऑब्वियसली बी, ये हो गया LR। स्टेप 4 LR से प्रोडक्ट की अमाउंट डिसाइड करेंगे, तो 3 मोल से 1, तो 1 से 1/3 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 0। और किसके मोल्स बताने, A के एक्सेस अमाउंट में है, तो 2 - 2/3 इंटू 4,
8/3, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/3। चलिए टेलीग्राम लिंक को मैं चेक कर लेता हूं। है ना। चलिए होमवर्क कल नेक्स्ट टाइम के लिए। अब होमवर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इनिशियली कम था, तो यहां पर S1 क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं, तो 17 से 28 तक, 17 से 21 O1 एक्सरसाइज का एक नाम होता है, S सब्जेक्टिव 1, O ऑब्जेक्टिव 1। ये एक्सरसाइज है और इसके अंदर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 29 तक। यस, अच्छा खासा होमवर्क है, संडे आ रहा है नहीं, तो संडे के दिन अच्छी तरह से बैठ के होमवर्क हम कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए पहले, अगेन क्वेश्चन बाय द वे आपसे नहीं हो रहे हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस को जो किए हुए हैं उनको पहले वापस से करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, डाउट्स आप पूछ सकते हो, तो आई थिंक डाउट्स पूछते जाइए। और अगेन प्रोसीजर को देखिए, मैं कैसे करता हूँ, स्टेप्स कैसे लिखता हूँ, आपको दिखनी चाहिए। आंखें आपकी बंद हो लेकिन ये चलना देख ऐसा लगना चाहिए कि सर की क्लास चल रही है। रात को सोते वक्त आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार सर मोल्स को इधर से उधर कह रहे थे। सपने आते ना, कोई अच्छी सी मूवी देख के आते हैं तो वो रात को नींदों में आती है, राइट। तो यहाँ पर मेरा चेहरा नहीं आया कोई बात नहीं है, बट ये बोर्ड आपके सपनों में आना चाहिए कि बोर्ड पर्सन ने एक रिएक्शन लिख दी, इसके मोल्स ये लिख दिए। जिस दिन ये सपनों में आने लग गए ना ये बोर्ड, जेई 100% आपका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं आपको, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपको सपनों में ये बोर्ड दिखने लग जाएगा ना, अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये होमवर्क फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।